न्यू टॉपिक नोन एज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब जो वायरस होता है, ये जो सबसे पहले जो एड्स जो डिजीज़ होती है वो होती है HIV वायरस द्वारा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा ये होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ये HIV का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसमें कैसे वो इन्फेक्ट करता है हमारे सेल को, ठीक है। और सबसे पहले इसमें देखेंगे कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ से समझते हैं कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर इसका। और सबसे पहले एक और चीज़ इसमें हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो होता है नॉर्मली HIV जो वायरस होता है वो होता है RNA वायरस। ये नॉर्मली क्या होता है, RNA वायरस होता है। और जो इसकी फैमिली है वो होता है रेट्रो वायरस जो होता है उसकी फैमिली से आता है, रेट्रोवायरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और जो है नॉर्मली क्या होता है कि दो टाइप का HIV इन्फेक्शन है मतलब हमारे पूरे देश में। और जो इसमें होता है जैसे कि HIV-1 है एक और HIV-2 है। तो जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जो मतलब विश्व में पूरा ज़्यादा मतलब जो इन्फेक्शन मतलब प्रोवाइड किया है वो है HIV-1, ठीक है। और जो HIV-2 है ये मोस्ट कॉमनली ये मतलब जो इंडेमिक तरह है, जैसे कि अफ्रीका में ही ज़्यादातर ये देखा जाता है। लेकिन एशियन पॉपुलेशन में और चाहे इंडिया में और पाकिस्तान हो गया चाहे श्रीलंका हो गया, तो ये मतलब जितने भी एशियन देश है उसमें सबसे ज़्यादा HIV-1 है, ठीक। और इसका समझते हैं कि क्या मतलब रूट होता है इसका ट्रांसफ़र, जो ट्रांसमिशन का क्या क्या रूट होता है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है इसका, सेक्सुअल रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है। दूसरा कि मान लीजिए कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर अच्छे तरह से अगर देख के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है, प्रॉपर जांच अगर नहीं किया जाता है, जैसे ये मेनली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये ज़्यादातर ये केस देखा जाता है। लेकिन अब क्या है कि ये सब केस लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है तो ये सब केस कम हो गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये ऐसा देखा जा सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक और चीज़ देखा, जैसे कि हेपेटाइटिस वी जो है, ठीक है, तो वो हेपेटाइटिस वी का होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। तीसरा चीज़ कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप जैसे हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो कभी क्या होता है कि आफ्टर जैसे इंजेक्शन आप दे दिए और इंजेक्शन के बाद आप क्या करते हैं कि जो कैप होता है, ठीक है, जो नीडल कैप होता है उसमें अगर आप लगाते हैं तो कहीं किसी कारणवश क्या होता है कि इधर उधर अगर होकर अगर आपके मतलब जो फिंगर में प्रिक कर गया, ठीक है, इसके चलते भी अगर वो पेशेंट क्या है कि अगर इन्फेक्टेड है HIV से तो मतलब चांसेस होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन का। तो लेकिन ये बहुत कम चांसेस होता है कि ऐसा हो, ठीक है। ये होता है निडल स्टिक इंजरी, ठीक है। और क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मदर है जो कि HIV पॉजिटिव है, इन्फेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है कि उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र होने का ये जो है चांसेस होता है, मतलब लगभग 25 से 30% तक होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि मदर से उसके बच्चे में ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये मेनली रूट है जो ट्रांसफ़र होता है। और ये जो अपना बॉडी फ्लूइड है जैसे कि ब्लड है, तो इससे ये ज़्यादातर ये ट्रांसमिशन होता है। और देखेंगे कि सबसे पहले अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इस वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर और जो ये RNA है वायरस है, ये इसका इन्वेलप है, ठीक है। तो जितने भी जैसे ये RNA जो HIV वायरस होता है वो इन्वेलप्ड वायरस होता है। और इन्वेलप वायरस के ऊपर जो एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस रिकॉग्नाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल के लिए ये जो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जिसमें कि दो टाइप का इसमें यहाँ पे देखा जा रहा है। जो ये राउंड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं GP120। और जो ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इससे इन्वेलप से अटैच है, इस स्ट्रक्चर इस ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं
GP41। ठीक है, तो दो इसका रिकॉग्निशन, जैसे रिकॉग्निशन के लिए रिसेप्टर के लिए वर्क करता है, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वो होता है GP120 एंड GP41। ठीक है, और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये जो है ये RNA वायरस है, तो ये इसका RNA है, ठीक, और इसमें सेवरल इंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये जो इंजाइम है ये है, मान लीजिए कि इंटीग्रेज, इसका हम सब फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या वर्क होता है, कैसे ये वर्क करता है। इंटीग्रेज है, ये जो इंजाइम है, और ये इंजाइम है, इस इंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये है प्रोटीएज। सब इंजाइम का हम इसमें आगे जो अब भी इसमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे किसका कैसे वर्क ये करता है। ठीक है, फिर आगे अगर बात करते हैं कि मान लीजिए कि, और ये RNA आप समझें, फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज समझें, प्रोटीएज देखें, और इंटीग्रेज इंजाइम देखें, और ये नॉर्मली क्या वर्क करता है ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए ये जो वायरस है, ठीक है, और ये वायरस नॉर्मली आके ये बाइंड करता है हमारे CD4 टी सेल से। ठीक है, जो टी हेल्पर सेल होता है, इससे ये आके ये बाइंड किया, और जब ये इससे बाइंड करता है तो इसमें क्या होता है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो है GP120 और ये है GP41, और ये जो रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर की तरह ये वर्क करता है, ये होता है CD4 टी सेल रिसेप्टर। ठीक, और जो इसके साथ ये जो कीमोकाइंस होते हैं, इसके साथ और भी एसेसरी जो स्ट्रक्चर होते हैं जो इस पर अटैच होते हैं, वो इसका नाम है, इसे कह सकते हैं CCR5, CCR2 एंड द CXCR4। ठीक है, जो कि क्या होता है कि जब ये वायरस जब अटैच करता है इस टी सेल से, CD4 सेल से, तो वो इसको हेल्प करता है अटैचमेंट होने में, ठीक है, और फ्यूजन होने में। ये जो जब ये मान लीजिए कि सबसे पहले ये क्या होगा, जब अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अच्छा कोई पर्सन है, उसमें पहली बार जैसे कि ये वायरस अगर एंट्री कर रहा है, तो सबसे पहले उस सेल से क्या करेगा, बाइंड करेगा। और नॉर्मली एक और बात समझिए कि HIV अगर मान लीजिए किसी में अगर जैसे कि वह वायरस चला जाता है, तो उसमें क्या है कि मतलब पूरी तरह से वो नहीं, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही उसका सिम्टम्स आने लगेगा, इसके लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर पेशेंट जो है अगर पहले से ही अगर इम्यून सप्रेसिव पेशेंट है, जैसे कि मान लीजिए पहले से उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, चाहे TB है, तो इसमें ये प्रीडिस्पोज करेगा, ज़्यादा चांसेस होने का कि हाँ और जल्दी से जल्दी ये बीमारी हो सकता है। ठीक, तो देखिए जब ये CD4 टी सेल है, ये इसको फैसिलिटेट करेगा बाइंडिंग करने में। ठीक, अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए जब ये जो है वायरस है वो फ्यूज किया, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इससे ये अटैचमेंट होगा, इसका वायरस का अटैचमेंट होगा, और चाहे इसको कह सकते हैं बाइंडिंग होगा जब CD4 टी सेल से। तो उस अब बाइंडिंग के बाद वो क्या हो जाएगा, इसके मेम्ब्रेन से जो इसका GP120 और GP41 है, ठीक है, ये इसके CD4 रिसेप्टर से, और जो ये एसेसरी जो रिसेप्टर्स हैं जैसे CCR5 और CCR2, इन सब से ये बाइंड होगा। ये जब बाइंड होगा, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ RNA को और उसके एसेसरी जो भी इंजाइम है, नेसेसरी इंजाइम को ही ये भेजता है। ठीक है, जो इन्वेलप है वो मतलब सेल के अंदर नहीं जाता है। तो क्या होता है कि अगर सेल के इन्वेलप से वो सिर्फ कंटेंट जो है वो बाहर निकल के अगर आता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अनकोटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं अनकोटिंग। वायरस क्या किया, अनकोटिंग किया, और अनकोटिंग के बाद से क्या हुआ कि जो इसका RNA है वो बाहर आया, और जो दो इंजाइम बताए थे प्रोटीएज और इंटीग्रेज, ठीक है, इंटीग्रेज और प्रोटीएज इंजाइम जो है ये क्या हुआ, बाहर आया, मतलब सेल के अंदर गया। ठीक, और ये है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि आप लोग नॉर्मल अगर पढ़े होंगे कि जैसे कि DNA से
आरएनए की तरफ जाता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से, ये वायरस के पास एबिलिटी होता है कि आरएनए से ये क्या कर ले? डीएनए बना ले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए एक एंजाइम होता है, वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसी प्रोसेस को कराने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? इस आरएनए को, जैसे कि नॉर्मली जो हम ये एक बनाए हैं, ऐसा एक नहीं होता है, ये दो होता है। ठीक है, दो आया इसमें, और दोनों मॉलिक्यूल जब इसमें आएगा आरएनए का, ठीक है, तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में अब ये क्या होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, जैसे कि इट मेक्स व्हाट दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग व्हाट? डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉपी ऑफ व्हाट? वायरल आरएनए। ठीक है, इस वायरल आरएनए का ये डबल कॉपी बन गया। जब डबल कॉपी बनेगा तो अब वो जो वायरस डीएनए है, ठीक है, वो न्यूक्लियस में एंट्री करेगा। न्यूक्लियस में एंट्री करने के बाद जो होस्ट का जो डीएनए है, उस होस्ट के डीएनए से क्या करेगा? बाइंड करेगा। ठीक है, तो होस्ट के डीएनए से बाइंड कराने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो होता है ये एंजाइम इंटीग्रेज एंजाइम। क्या होता है? ये यहाँ वर्क करता है और इस न्यूक्लियस में इंटर करता है, और जो ये होस्ट का जो डीएनए है, इस होस्ट के डीएनए में देखिए ये जो पोर्शन है, ये क्या हुआ है? ये बाइंड कर गया है। ठीक है, तो जब ये बाइंड करेगा तब अब क्या होगा कि जितना भी इसकी मशीनरी सिस्टम्स है, जो भी इनका फॉर्मेशन कराना है, आगे का जो भी फंक्शन कराना है, ठीक है, अब वो क्या कर लेगा? जो होस्ट का डीएनए ही उसके तरह काम करेगा, मतलब अब वो फैक्ट्री का तरह काम करेगा। अब इसी का जो अब ये ट्रांसक्राइब करेगा तो इसके लिए एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए के बाद से ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन के बाद से जो भी प्रोटीन होगा, जैसे जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हुआ चाहे फंक्शनल प्रोटीन होगा, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन कराएगा? अपना होस्ट डीएनए ही कराएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेज तो क्या किया इसमें? इसको ऐड कर दिया। इंटीग्रेज ऐड करने के बाद से क्या होगा कि जो अब वो जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, अब प्रोवायरस बन गया ये, मतलब डीएनए कॉपी इंटीग्रेट विथ होस्ट डीएनए एंड फॉर्मिंग व्हाट? प्रोवायरस। अब ये जो प्रोवायरस बना, तो इसमें क्या हुआ कि डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो कुछ से तो एमआरएनए जो बना, ठीक है, और कुछ से क्या हो जाएगा? वही जीनोमिक आरएनए का भी फॉर्मेशन बनेगा। जो वही जीनोमिक आरएनए क्या होगा? जो आरएनए में, जो वायरस में ये जाके, मतलब फिर अगले मतलब अगर सेल को इन्फेक्शन करना है तो यही जीनोमिक आरएनए जाके इन्फेक्ट करेगा, और जब असेंबल्ड होगा जब वायरस, उसमें हम देखेंगे कैसे असेंबल्ड हो रहा है। ठीक, तो इस एमआरएनए का क्या काम है कि ये एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन के बाद ये आता है साइटोप्लाज्म में। फिर ट्रांसलेशन के लिए कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है राइबोसोम। ये होस्ट का ही राइबोसोम है। ठीक है, अब होस्ट के राइबोसोम से ये क्या होता है कि ये एमआरएनए का रीडिंग होता है, और इस एमआरएनए के रीडिंग के बाद से एक नया पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड क्या करता है कि जब ये, अब इसके ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है, प्रोटीएज। तो प्रोटीएजेस वर्क करते हैं, और ये प्रोटीएजेस क्या करते हैं कि इसको जो ये मतलब नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है, इसमें क्या करेंगे? इसको क्लिप्ट करेंगे, इसको मतलब कट करेंगे, और कट करने के बाद से क्या करेगा कि कुछ स्पेशल, जैसे वायरस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे इन्वेलप का फॉर्मेशन कराने के लिए, और चाहे क्या है कि जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल एंजाइम है उसके फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रोटीएजेस के बाद से अब जो नया स्ट्रक्चर इसमें बनेगा कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, और कुछ क्या बनेगा? फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे।
स्ट्रक्चरल प्रोटीन से क्या होगा कि वायरस अपना इनवेलप तैयार करेगा, और फंक्शनल प्रोटीन से फिर जो इसको इंजाइम जरूरत है, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, और चाहे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम का फिर से ये फॉर्मेशन करेगा, और जब फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो अब ये इन्वेलप तैयार होगा। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ आ जाएगा, सब जो सेल मेम्ब्रेन से ये फिर फ्यूज करेगा और इनका एक्सोसाइटोसिस होगा, बर्ड ऑफ होगा। तो ये बर्ड ऑफ होने के पहले बर्ड ऑफ होगा इनका, तो ये जो स्ट्रक्चर है सब एक पास में अब आके और सब असेंबल होगा, और जो भी जीनोमिक ये आरएनए है, जो एसेसरी प्रोटीन्स है, और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या होगा, अच्छी तरह से असेंबल्ड होगा, और असेंबल्ड के बाद से क्या हो जाएगा, बर्ड ऑफ हो जाएगा, और बर्ड ऑफ हो जाएगा फिर ये जो हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर पढ़े थे, फिर ऐसे वायरस में ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और इसमें फिर वो क्या करेगा, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए क्या है, तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली है इसका जो हम लोग पढ़े हैं कि नॉर्मल ये वर्क, इसमें नॉर्मल कैसे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इस पे हम लोग अपने मतलब जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है जो वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर वायरस अगर आता है, ठीक है, और वायरस अगर आ रहा है तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि फ्यूजन कर रहा है, ठीक है, तो अटैचमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फ्यूजन को ब्लॉक कर दे, मतलब फ्यूजन होने ही ना दें, ठीक है, तो फ्यूजन को टारगेट करने के लिए समझिए, मान लीजिए कि हम इसको फ्यूजन नहीं होने देना है, तो फ्यूजन को टारगेट करने के लिए हम कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं, या कि ऐसा कोई हो कि जो GP41 से बाइंड कर जाए। तो GP41 से अगर कोई बाइंड करता है और उसको बाइंड नहीं होने देता है जो CD4 T सेल से, तो भी हम लोग का इससे बचाव हो सकता है। तो अगर GP4 का फ्यूजन नहीं होने दे, उससे बाइंड करके चाहे GP120 से बाइंड कर जाए, मान लीजिए GP120 से बाइंड कर जाए, तो ये भी पॉसिबल है। फिर मानिए कि अगर जो इसमें CCR प्रोटीन CCR5 जो एसेसरी था, ठीक है, रिसेप्टर, उससे अगर बाइंड कर जाए तो भी ये क्या होगा कि दवा ये इस वैसे वर्क कर सकता है। अच्छा है, मान लीजिए कि अगर ये बाइंड कर दिया है जो ये CD4 है, जिस रिसेप्टर से CD4 रिसेप्टर को ही क्या कर दें, हम लोग बाइंड कर दें। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग का जो टारगेट है, या कि GP41 को आप बाइंड करा दीजिए किसी दूसरे मतलब जो ड्रग्स से अगर बाइंड करेगा तो फिर ये क्या होने नहीं देगा, जो होस्ट के जो सेल है उसमें एंट्री नहीं होने देगा। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये चारों का काम ये है कि जो भी वायरस है, HIV वायरस है, उसको होस्ट के सेल में एंट्री नहीं होने देना है। ठीक है, और ये जो मेनली जो ये सब ड्रग्स हैं वो वर्क करते हैं सेकेंड लाइन की तरह वर्क करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए कि कौन कौन से जो मेडिसिन है इसमें हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें GP41, ठीक है, फ्यूजन इनहिबिटर के बारे में। ठीक है, GP41 फ्यूजन इनहिबिटर में एक ही इसमें आपको दवा याद रखना है, जैसे इसमें इनवेलप जो ये बाइंड करेगा, फ्यूजन करेगा, ठीक है, फ्यूजन करेगा, ठीक है, और जो वायरस का ये पार्टिकल है, ठीक है, GP41 द्वारा, ठीक है, तो इस पे ये क्या करेगा, ये जो मेडिसिन है इन फ्यूवरटाइड जो है वो बाइंड करेगा। ठीक है, और नॉर्मली ये किसके अगेंस्ट वर्क करता है, HIV1 के, HIV2 के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, और सबसे पहला बात आप समझिए, जैसे ये टाइड ड्रग्स है, आइड है, ठीक है, तो आइड मतलब ये मेनली जो है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, मतलब पेप्टाइड चेन है। तो अगर कोई भी अगर आप पेप्टाइड चेन अगर आप क्या लेते हैं कि अगर आप ओरली अगर आप इसको प्रीफर करते हैं, मान लीजिए अगर ओरली प्रीफर करते हैं, तो जितने भी पेप्टाइडेज इंजाइम है, जैसे डाइजेस्टिव इंजाइम पेप्टाइडेज है, इसको ब्रेक कर देगा, इस मेडिसिन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ये फिर ये जो ड्रग्स है इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये हम लोग ओरली इस ड्रग्स को प्रीफर नहीं करते हैं।
तो हम लोग क्या दे सकते हैं, इसको हम लोग सब क्यूटेनियसली यूज कर सकते हैं, सब क्यूटेनियस यूज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग इसका डोजेज जो है, रिकमेंडेड डोज है 90 mg जो है, आप इसको ट्वाइस डेली आप इसको दे सकते हैं। ये रिकमेंडेड डोज है, ठीक है, नॉर्मली हम इसको यूज करने के लिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसका तो मेटाबॉलिज्म जैसे है कि अच्छे तरह से इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है और जो प्रोटीन के बाइंडिंग जो होता है इसका ज़्यादा होता है, तो ये लॉन्ग टाइम तक ये वर्क कर सकता है। और जो है इसका जैसे मान लीजिए जो मेटाबॉलिज्म होना है तो लीवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, ठीक है, और मेटाबोलाइज होने के बाद ये फिर किडनी के थ्रू ये क्या हो जाएगा, ये सब बाहर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट है साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझते हैं कि मान लीजिए कि जब आप उसको इंजेक्शन फॉर्म में अगर आप दे रहे हैं तो इंजेक्शन फॉर्म में दीजिएगा तो जहाँ पे जैसे कि प्रिक किए हैं, इंजेक्शन दिए हैं, तो वहाँ पे जो मतलब एलर्जी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वहाँ पे क्या होगा, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, चाहे रेडनेस भी वहाँ पे मतलब हो सकता है, पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ आपको दिखेगा, इंजेक्शन साइट पे, इंजेक्शन साइट पे आपको ये दिखेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आप जहाँ दे रहे हैं सुई, कुछ दिन के बाद इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी लोग में क्या होता है ना, पैरेस्थीसिया का प्रॉब्लम आने लगता है, पैरेस्थीसिया का, जैसे कि मान लीजिए कि स्किन में प्रिकलिंग सेंसेशन फील होने लगता है, लग रहा है कोई मतलब कांटा चुभ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग मतलब साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं कि मतलब कभी कभी, हर किसी में ऐसा नहीं होता है, ठीक। आगे देखते हैं कि मान लीजिए ना, ये जो ड्रग्स है, सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है, अगर पहले से कोई इसको मतलब ना कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हीमोफीलिया अगर पेशेंट है, ठीक है, तो हीमोफीलिया पेशेंट में इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं, नॉट रिकमेंड इन हीमोफिलिक पेशेंट, हीमोफिलिक पेशेंट में इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, मान लीजिए अदर जो ड्रग्स है जैसे GP120, ये न्यूअर ड्रग्स है, ठीक है। GP120 जो फ्यूजन इनहिबिटर है, इसमें हम लोग याद कर सकते हैं फोस्टेमासिविर, फोस्टेमसाविर, ठीक है। फोस्टेमसाविर ये जो ड्रग्स है, और इसको जो मार्केट में हमें जो मिलता है, रुकोविया नाम से मिलता है, ठीक है, रुकोविया ये जो ब्रांड नेम है, ठीक है। और नॉर्मली इस ड्रग को हम लोग ओरली प्रीफर करते हैं, ठीक है, ये ओरली अवेलेबल है, ठीक है, और ये नया ड्रग है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो साइड इफ़ेक्ट जो है, मान लीजिए कि HIV और जो एड्स से पेशेंट का इम्यून सिस्टम कम हुआ है, तो ये क्या करता है, अचानक से अगर मेडिसिन को अगर आप देते हैं, तो ये क्या करता है कि मतलब इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ा देता है, एक बार में बहुत ज़्यादा तेज मतलब रिस्पॉन्स जो आने लगता है, इसको कहते हैं हम लोग जैसे कि इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, रिकवरी बहुत फास्ट होता है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है जो इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम का जो चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये ड्रग्स है, मतलब हार्ट पे ये वर्क कर सकता है, उसके हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट है। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये इसके साथ ये वर्क करके लीवर इंजाइम का भी क्या होने लगता है, बढ़ाने लगता है, ठीक है। तो लीवर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग इस ड्रग्स को प्रीफर नहीं करते हैं। बात करते हैं अगला जो ड्रग्स है, जैसे मान लीजिए जैसे CD4 जो फ्यूजन इनहिबिटर है, इसमें एक तरह से सिर्फ हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अवेलेबल है, ठीक है। और जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो हम लोग IV रूट से मतलब इसको हम लोग प्रीफर करते हैं। और इसमें जो मेन मेडिसिन है वो है इबालीजुमैब। इस इबालीजुमैब को हम लोग प्रीफर क्या कर रहे हैं,
IV रूट से, ठीक है। और मैब जो है एब एंटीबॉडी जो है उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। ये नॉर्मली क्या करता है कि ये जो भी HIV वायरस है उसको सेल में एंट्री नहीं होने देता है। और ये मेनली जो ये ड्रग्स है इबालीजुमैब, उसको मतलब एक तरह से कंजर्वेशन करके रखा जाता है, इसलिए कि ये क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादातर क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है, HIV-1 में, तो उस जब मतलब उस दौरान हम इस मेडिसिन को देंगे जैसे इबालीजुमैब को, तो और वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो मेनली कब यूज करते हैं, ये मेनली अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कंडीशन, ठीक है, इन HIV-1 ट्रीटमेंट। HIV-1 ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, तो उसमें हम लोग ये प्रीफर करते हैं। अगला जो है आप समझने के लिए देख लेते हैं, जैसे CCR5 जो है फ्यूजन इनहिबिटर, इसके बारे में हम लोग मतलब दो मेडिसिन का हम लोग नाम याद रख लेंगे, और इसका साइड इफेक्ट है थोड़ा सा, बस इसका ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है कि कैसे ये मतलब वर्क करता है, कैसे क्या करता है, जैसे बस थोड़ा सा हम लोग देख लिए कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक। इसका मारा वीरॉक, एक जो मेडिसिन है मारा वीरॉक है, और दूसरा जो मेडिसिन है विक्री रॉक है, विक्री वीरॉक, ठीक है। तो ये जो दो मेडिसिन है, इसका जो CCR5 इनहिबिटर, तो मतलब वो मतलब जो है नॉर्मली इससे बाइंड करके वो स्टिमुलेट नहीं होने देता है, उस रिसेप्टर से जब बाइंड हो गया तो वो मतलब ये नॉर्मली हेल्प करता है जो HIV वायरस है कि आप उस सेल में एंट्री करें, ठीक है। लेकिन ये जो मेडिसिन है वैसा नहीं होने देता है, ठीक है, तो जिसके कारण वो अच्छी तरह से वो एंट्री नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, ये नॉर्मली ओरल ड्रग्स है, ठीक है, ओरली हम इसको यूज करते हैं। फिर मान लीजिए इसका जो साइड इफ़ेक्ट है नॉर्मली वो एलर्जी ये शो करता है, एलर्जीज़ है, चाहे कभी कभी क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन बावल मोमेंट में ये क्या करता है, डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम करता है बावल मोमेंट में। अच्छा है, कभी कभी इसका एक सीरियस प्रॉब्लम देखा गया है कि अगर ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मतलब पोजिशनल हाइपोटेंशन का ये कारण बनाता है। पोजीशन चेंज कीजिएगा तो हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, तो इसमें ये इसका कारण बनता है। और लास्ट ड्रग्स है जो मतलब अभी न्यूली ड्रग्स है ये भी, और जो नॉर्मली क्या करता है जैसे CCR5 एंड CCR2 का इनहिबिटर है। और ये जो ड्रग्स है जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेंसरी वीरॉक जो है, सेंसरी वीरॉक जो है, ये जो मेडिसिन है ये भी ओरल ही अवेलेबल है, ओरली हम लोग दे सकते हैं, और ओरली देने के बाद लेकिन ये जो ड्रग्स है वो HIV-1 और HIV-2 दोनों की यूज हम लोग कर सकते हैं, HIV-1 में भी और HIV-2 में भी। तो ये जो नॉर्मली हम लोग पढ़े साइड इफेक्ट है, थोड़ा सा कैसे ये इसका कैसे ये नॉर्मली ये वर्क करता है। तो ये जितना भी ड्रग्स हम लोग पढ़े हैं अभी तक कि यहाँ का कि ये फ्यूजन को इनहिबिट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद कर लेंगे, फ्यूजन इनहिबिटर है, इसका क्या होता है ट्रांसमिशन, तो याद कर सकते हैं जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से देखेंगे कि ये जो ड्रग्स है नॉर्मली ये कैसे वर्क करता है, सेकेंड लाइन ड्रग की तरह, ठीक है, सेकेंड लाइन की तरह ये वर्क करता है। आप इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है, ये HIV-1 में वर्क करता है। फिर इसका जो रिकमेंडेड हीमोफीलिया में इसको हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, और इसको हम लोग क्या होता है सबक्यूटेनियसली देते हैं इसको। फिर इसमें आपको न्यूली ड्रग्स है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और आप इसको याद कर सकते हैं HIV-1 में ये, ठीक, ये आप याद रख सकते हैं, और ये न्यूली ड्रग्स है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर